डियर स्टूडेंट, चंपारण ट्रेनिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट स्टार्ट किए थे और उसके लेक्चर नंबर फर्स्ट किए थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि फिजिक्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या थे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे, फिर यूनिट और टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में अध्ययन किए हुए थे। आज हम लोग के पास टॉपिक है डायमेंशन और ये यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकेंड होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि डायमेंशन क्या होते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में बीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीमा। सिंपली आपको समझना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर होता है। पावर का मतलब घात होता है। यानी सिंपली बोला जाए कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है, मानते हैं कि बल यानी फोर्स का क्या लिखना पड़ता है आपको? डायमेंशन। तो इसमें फोर्स के अंदर कितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी थे, जैसे मास था, लेंथ था और टाइम था, इसी के ऊपर क्या करते हैं? पावर चढ़ाते हैं। मास के ऊपर एगो, लेंथ के ऊपर एगो, टाइम के ऊपर दो। तो यही पावर जो होता है ना, इसी पावर को क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है। एक ही वर्ड में याद करके रखना है कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर विच रेज ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डिराइव क्वांटिटी। किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ाते हैं, जैसे मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर पावर 1 चढ़ाए तो इसका डायमेंशन 1 कहलाएगा। तो जो पावर चढ़ाते हैं वही क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। तो सिंपल हम लोग देखते हैं कि है डायमेंशन का डेफिनेशन हम बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज द पावर। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन क्या होता है? वो पावर होता है टू बी रेज्ड। रेस्ट का मतलब चढ़ाते हैं ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। कहाँ पे? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ाया जाता है, क्यों चाहते हैं? टू इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है। जैसे हम लोग मास का स्क्वायर कर देते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते हैं, वही उसका क्या है? पावर है। पावर को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन बोलेंगे। फिर बोला गया कि द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड एज एम, एल एंड टी रेस्पेक्टिवली। यानी मास के डायमेंशन को एम से डिनोट करते हैं, लेंथ के डायमेंशन को एल से और टाइम के डायमेंशन को टी से डिनोट किया जाता है। ये चीज आपको माइंड में सेटअप है। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखेंगे और उसके फार्मूला के साथ उसके डायमेंशन को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। तो एक एक करके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशन को लिखते चलते हैं। मान लेते हैं कि पहला फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास, मास को तो आपको मालूम हो गया कि एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। हम मानते हैं यहां से स्पीड। क्या चीज लिखते हैं? स्पीड। स्पीड का जो यूनिट होता है आपको ऑलरेडी मालूम है, मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। सिंपली फॉर्मूला याद करके रखते हैं तो डिस्टेंस बटा टाइम होता। सिंपली फॉर्मूला क्या रखते हैं? डिस्टेंस बटा टाइम। यानी स्पीड को हम लिख सकते हैं क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा एल होगा, टाइम का डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। यानी इसको एल टी माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको और अच्छा दिखाना है तो हम लोग एम 0, क्योंकि किसी भी चीज के पावर 0 का मतलब 1 होता है, एल टी माइनस 1 होता है। ये डायमेंशन हो गया। दूसरी का एक्सेलरेशन का लिखना है। क्या लिखना है? एक्सेलरेशन का लिखना है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेलोसिटी अपॉन टाइम फार्मूला होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी लिखे थे कितना, एल टी माइनस वन, अब आटा फिर कितना टी, तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा एल टी माइनस टू। आसान तो है, और अच्छे से लिखना है तो इसमें एम लगा के लिख दो, एम जीरो एल टी माइनस टू। तीसरी का फोर्स का लिखना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुने एक्सेलरेशन, मास गुने एक्सेलरेशन, और मास का डायमेंशन क्या होता है एम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू। यही डायमेंशन हो गए किसके, फोर्स के हो गए। बहुत ही आसान होते हैं। चौथा मान लेते हैं मोमेंटम का लिखना है, इसका लिखना है मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, याद होगा, मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। इसको हिंदी में हम संवेग बोलते हैं। तो मास का डायमेंशन एम, अब वेलोसिटी का प्लस से फर्क है एल टी माइनस वन। जो स्पीड का होता है वही किसका होता है, वेलोसिटी का होता है, तो एम एल टी माइनस वन। तो यानी डायमेंशन लिखना काफ़ी आसान है, बस सबसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो चार डायमेंशन और हम लिखते चलते हैं, इसको जल्दी से हम नोट करते चलेंगे बाबू। चलिए नोट कर लिए, फिर हम लोग वर्क का लिखते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या लिखे थे अभी, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ, तो इसको लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, आराम से लिख सकते हैं। अगला आपको प्रेशर का लिखना है, इसका लिखना है प्रेशर का। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का कितना एल स्क्वायर। तो करके क्या हो जाएगा एम एल इनवर्स टी माइनस टू। बहुत ही आसान होते हैं डायमेंशन को लिखना। तो अभी हम लोग डायमेंशन को लिखना सीख रहे थे। एक सरफेस टेंशन का भी लिख रहे थे, किसका लिखते हैं, सरफेस टेंशन, जिसको हिंदी में हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये सारे टॉपिक आपको आगे चल के एक एक यूनिट बन के आएगा इसी सब्जेक्ट के अंदर, और काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो सरफेस टेंशन का क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू, लेंथ का एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल जीरो हो जाएगा, टी माइनस टू, यानी इसको एम टी माइनस टू भी लिख सकते हैं। यही डायमेंशन होते हैं सरफेस टेंशन के। तो ये मेरा था क्या डिफिनेशन, डायमेंशन फार्मूला। यानी डायमेंशन क्या होते थे, एक ही वर्ड में था कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर होते हैं। जो हम पावर चढ़ाते इसलिए है ताकि किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। एक लाइन में डिफिनेशन याद रहना चाहिए कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी may be defined as the power which can be raised on the fundamental quantity in order to represent derived quantity। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर चढ़ाते हैं ताकि ड्राइव क्वांटिटी को दिखाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर, यानी डायमेंशन बोलते हैं। जैसे डायमेंशन ऑफ मास को एम से नोट करते हैं, डायमेंशन ऑफ लेंथ को एल से, डायमेंशन ऑफ टाइम को टी से नोट करते हैं। चलते हैं फिर आगे। अब मेरे पास है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कोई भी फिजिकल इक्वेशन सही है कि गलत है,
इसको हम लोग पता लगा लेते हैं कि दिया हुआ कोई भी इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सही है कि गलत है। यानी पहला इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि टू चेक करने का मतलब पता लगाने के लिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, यानी कोई फिजिकल इक्वेशन सही है कि गलत है, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए। दूसरी का इसका एप्लीकेशन है कि अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी फिजिकल क्वांटिटी का मान दूसरे के सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालना है तो वहाँ भी क्या यूज करते हैं हम लोग, डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ के आते हैं कि 1 न्यूटन के बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, तो 1 न्यूटन ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, 10 के पावर 5 डाइन सीजीएस सिस्टम होता है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरी के सिस्टम में बदलना है तो वहाँ भी हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, डायमेंशनल एनालिसिस की। तो सिंपल लिखा है कि टू कन्वर्ट द एनी फिजिकल इक्वेशन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी किसी भी फिजिकल इक्वेशन को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे के सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे बदला जाए, इसके लिए भी हमको जरूरत पड़ता है डायमेंशनल एनालिसिस का। सेकेंड है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, यानी कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसको अगर चेक करना है, सत्यता की जांच करना है, तो उस समय भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी विभिन्न फिजिकल क्वांटिटी अगर मालूम है, जैसे हम जानते हैं कि F बराबर mv स्क्वायर बाई r होता है, तो यहाँ पर 2-3 फिजिकल क्वांटिटी है और यहाँ पे एक फोर्स है, तो ये फोर्स इस तीनों चीज पर निर्भर कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूला को डिराइव करने के लिए, ये फार्मूला को लाने के लिए भी हम लोग फिजिकल यानी डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। यानी सिंपल बोल सकते हैं कि विभिन्न फिजिकल क्वांटिटी के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए, यानी संबंध को डिराइव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब इतना तो इसका उपयोग है, प्रयोग है, क्या है, इसकी कमियां नहीं थी, बहुत सारे कमियां हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन। जब डायमेंशनल हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ उसकी कमियां थी जिसको हम लोग लिमिटेशन बोलते हैं, जिसकी जो बतला नहीं पाया। जैसे हम जानते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का अध्ययन करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, यह तो उसका कमी था। फिर वैसे फिजिकल इक्वेशन जिसमें साइन, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन थे, उसके बारे में भी यह डायमेंशनल एनालिसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर जब हम प्रूव करते हैं कोई भी इक्वेशन को तो उसमें कांस्टेंट आते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू आते हैं, उसके मान को भी हम डायमेंशनल एनालिसिस बता नहीं पाया था। तो टॉपिक लिखना है हमको यानी लिमिटेशन। एप्लीकेशन के बाद मेरे पास टॉपिक आएगा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो क्वेश्चन है ना, इस साल आपके जो सीनियर्स के एग्जामिनेशन थे उसमें पूछा गया था कि 4 मार्क्स में क्वेश्चन था कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां थी, उसको बताइए। तो आपको एक एक लाइन में ही याद करके रख लेना है। पहला क्या कि जो डायमेंशनल एनालिसिस थे उसका यूज करके हम कोई भी फिजिकल इक्वेशन को ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि वह स्केलर है कि वेक्टर है, या वो ऐसे फिजिकल इक्वेशन के बारे में नहीं बता पाया जिसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन है। वैसे डायमेंशनल एनालिसिस को यह प्रूफ नहीं कर पाया जिसमें 2 से अधिक टर्म है। चौथा कि वैसे डायमेंशनल इक्वेशन जिसमें न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू थे उसके मान के बारे में यह बता नहीं पाया। तो यही सब देखते हैं। तो सिंपली लिखा है कि देयर आर फॉलोइंग बेसिक लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब कमी क्या थी डायमेंशनल एनालिसिस के। पहला है इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। यह नहीं बता पाया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। सेकेंड है इट डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट प्रेजेंट इन एनी फिजिकल इक्वेशन।
जैसे हम लोग जानते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम में होता है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कॉन्स्टेंट आता है एम में। इस के का मान यह नहीं बता पाया कि के का मान कितना होता है। यानी कहने का मतलब ये जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट आते हैं किसी फिजिकल इक्वेशन के अंदर उसके मान को यह बता नहीं पाया। दो को समझ लिए। तीसरी का है इट कुड नॉट डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटी। ये तो बहुत बड़ा का कमी था। अभी हम पढ़े कि इसका यूज करके हम किसी फिजिकल इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो अगर 3 चीज से ज्यादा पर निर्भर कर रहे हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, उसके अलावा कोई चीज पर निर्भर कर रहे हैं तो उसके बीच के संबंध को आप स्थापित नहीं कर सकते। द फिजिकल क्वांटिटी कंटेनिंग लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुड नॉट डिराइव बाय डायमेंशनल एनालिसिस। यानी वैसे फिजिकल इक्वेशन जिसके पास लॉगरिथमिक फंक्शन थे, एक्सपोनेंशियल माने ई वाला फंक्शन था, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला साइन थीटा कॉस थीटा वाला फंक्शन था, उसको भी यह डिराइव नहीं कर पाया। यहाँ पे लिखा हुआ द फिजिकल इक्वेशन कॉन्स्टिट मोर देन 1 टर्म। यानी वैसे फिजिकल इक्वेशन जिसके पास एक से अधिक टर्म थे उसको भी यह डिराइव नहीं कर पाया। यहीं तक। ये दूसरा चीज है बाबू, इसको नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। तो यानी आपको 5 इसके लिमिटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा कि यानी यह काफ़ी एसवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कमी थी डायमेंशनल एनालिसिस की। हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर डायमेंशन स्टार्ट किए थे और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तक कंप्लीट किए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले टॉपिक को कवर करते चलेंगे। यानी देखा जाए तो हर एक यूनिट से 8 से 9 लेक्चर बनेंगे, जिसमें कि हम छोटा छोटा सा 18 से 20 मिनट के लेक्चर होते चलेगा। इसको पढ़ने में हमको दिक्कत नहीं हो। आप क्या करते रहिए कि आप लेक्चर देखने समय पॉज कर करके उसको नोट करते रहिए और अपना एक फेयर का कॉपी बनाइए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 को लेकर, जिसमें हम यूनिट 1 के ही आगे के टॉपिक को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।